हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 14 अगस्त 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा भारत ने। तो हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब भारत ने जीता है। किसको हरा करके जीता है? तो मलेशिया को हरा करके जीता है। दोस्तों, मलेशिया को 4-3 से हरा करके भारत ने इस ट्रॉफी को अपने नाम किया है। याद रखिएगा कि जो फाइनल मुकाबला है ये चेन्नई के राधा कृष्णन स्टेडियम में खेला गया था। भारत ने इस ट्रॉफी को चौथी बार जीता है, यानी 2023 में उसने इस ट्रॉफी को चौथी बार जीता है। इससे पहले उसने 2011, 2016 और 2018 में भी इस खिताब को जीता हुआ है। एशियंस हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का जो आयोजन है ये 3 से 12 अगस्त 2023 तक चेन्नई में किया गया है। टॉप स्कोरर रहे हैं भारत के कप्तान हरमनप्रीत सिंह, जिन्होंने 8 गोल किए हैं। दोस्तों, इस ट्रॉफी में भारत के अलावा मलेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान और चाइना की टीमें शामिल थी। अब हम हॉकी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो अभी हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम ने स्पेन को 3-0 से हरा करके टोर्नेओ डेल सेंटेनारियो 2023 का खिताब अपने नाम किया है। नीदरलैंड के पुरुषों ने दूसरा FIH हॉकी प्रो लीग का खिताब अभी हाल ही में जीता है। पाकिस्तान को हराकर हॉकी जूनियर एशिया कप का चैंपियन कौन बना है? भारत बना है। दोस्तों, उड़ीसा जो है भारतीय हॉकी टीम का 2033 तक स्पॉन्सर रहेगा। भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी हैं रानी रामपाल, तो उनके नाम पर रायबरेली के एक स्टेडियम का नाम रखा गया है। चलिए अब डिस्कस करते हैं हॉकी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ट्रॉफियां जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो आगा खान कप जो है ये हॉकी से रिलेटेड है। बीटन कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी। याद रखिएगा, नेहरू ट्रॉफी जो है ये बोट रेस में भी आयोजित की जाती है और ये हॉकी में भी आयोजित की जाती है। रंगास्वामी ट्रॉफी, सिंधिया ट्रॉफी, विश्व कप यानी वर्ल्ड कप जो होता है हॉकी का, मास्टर्स चैंपियंस ट्रॉफी और बॉम्बे गोल्ड कप, ये सभी हॉकी से रिलेटेड ट्रॉफियां हैं। दोस्तों, आप इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। टेलीग्राम से आप जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पर जाना है और वहां पर आपको स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है। दोस्तों, आपको चैनल मिलेगा तो उसे ज्वाइन कर लीजिएगा और ज्वाइन करेंगे तो आपको PDF भी मिल जाएंगे। जितने भी स्टडी करके PDF हैं वो सभी आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पर। इसके अलावा जो कल वीकली करंट अफेयर्स का PDF है वो भी आपको आज अपलोड कर दिया जाएगा। कल अपलोड नहीं कर पाए थे, आज उसको अपलोड कर दिया जाएगा टेलीग्राम पर और ऐप पर भी। तो अगर आपको ऐप डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर भी करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कैंसर रजिस्ट्री के अनुसार सबसे अधिक कैंसर के मामले किस राज्य में पाए गए हैं? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, 2022 में कैंसर के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं उत्तर प्रदेश में। और ये आंकड़ा किसने पेश किया है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कैंसर रजिस्ट्री ने। तो 2022 में 2,10,000 नए मामले दर्ज किए गए हैं उत्तर प्रदेश में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कैंसर के कारण मौतें भी बहुत अधिक संख्या में हुई हैं और ये मौतें हुई हैं 1,16,818 है। और अगर हम पूरे देश की बात करें तो 2022 में जो कैंसर के कारण मौतें हुई हैं वो हुई हैं 8,08,558। तो ये कुछ आंकड़ा पेश किया गया है अभी हाल ही में। बात करते हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि अयोध्या, काशी, प्रयागराज, मथुरा और चित्रकूट के लिए इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज, अयोध्या, बेंगलुरु और दिल्ली में अभी हाल ही में गेस्ट हाउस बनाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश ने निवेश के लिए मैक्सिकन राज्य के साथ अभी हाल ही में एक समझौता किया है। उत्तर प्रदेश सरकार सभी नगर निगमों में पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित करने वाली है। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारी डिस्कस करते हैं। तो उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था 24 जनवरी 1950 को और राजधानी है इसकी लखनऊ। आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ।
यहाँ पर विधान परिषद है तो विधान परिषद की 100 सीटें हैं, विधानसभा की 403 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं और लोकसभा की 80 सीटें हैं। तो सबसे अधिक विधानसभा की सीटों वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है। सबसे अधिक लोकसभा की सीटों वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए नए विधेयक के अनुसार चयन पैनल से किसको हटाया जाएगा? आंसर हो जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। तो भारत के जो चीफ जस्टिस हैं उनको हटाया जाएगा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के पैनल से। देखिए दोस्तों, इस पूरे प्रोसेस को आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए, कुछ समय पहले 2023 में दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय सुनाया था कि जब भी मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी या चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाएगी तो उस नियुक्ति करने के लिए एक पैनल बनाया जाएगा जिसमें प्रधानमंत्री होंगे और लोकसभा में जो भी विपक्ष का नेता होगा वो उसमें शामिल होगा। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल होंगे। यानी 3 लोगों का ये पैनल होगा और ये तय करेगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होगा और चुनाव आयुक्त कौन होगा। लेकिन सरकार ने इस बात को ना मानते हुए अब क्या किया है कि केंद्र सरकार के द्वारा एक विधेयक लाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल हो रहे थे इस पैनल में, अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल नहीं होंगे बल्कि एक केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के स्थान पर। ठीक है, तो अब जो नया पैनल बनेगा उसमें प्रधानमंत्री होंगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे और कैबिनेट मंत्री होंगे। तो इन 3 लोगों का पैनल जो है वो ये तय करेगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होगा और चुनाव आयुक्त कौन होगा। दोस्तों, इस विधेयक में और अन्य प्रावधान किए गए हैं। इसमें बताया गया है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और चुनाव आयुक्त हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होगा या 65 वर्ष की आयु तक होगा। जो पहले हो जाएगा वो उसका कार्यकाल माना जाएगा। 65 वर्ष की आयु का मतलब है अगर कोई चुनाव आयुक्त है और अगर वो नियुक्त हुआ है और उसकी 65 वर्ष की आयु जो है वो पहले पूरी हो जाती है तो वही उसका कार्यकाल होगा, बाकी उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होने वाला है। चुनाव आयुक्तों का जो वेतन होगा वो कैबिनेट सचिव के बराबर होगा। विधेयक में कहा गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त दोबारा नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। यानी कि जो एक बार मुख्य चुनाव आयुक्त बन जाएगा या चुनाव आयुक्त बन जाएगा वो व्यक्ति दोबारा फिर चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं बन सकता है। बात करते हैं भारत के निर्वाचन आयोग की। तो यह एक संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950 को। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार और अन्य चुनाव आयुक्त हैं अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल। निर्वाचन आयोग से जुड़े उपबंधों का जो उल्लेख किया गया है हमारे भारतीय संविधान में तो वो अनुच्छेद 324 में किया गया है। दोस्तों, निर्वाचन आयोग का काम क्या होता है? तो संसद यानी कि जो लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव होते हैं, इसके अलावा राज्य की विधानसभाओं के जो चुनाव होते हैं, राज्य की विधान परिषदों के चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, इन सभी चुनावों को करवाने का जो काम है वो कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? आंसर हो जाएगा सीतारामम को। किसे मिला है दोस्तों? सीतारामम को मिला है। तो 14वें भारतीय फिल्म महोत्सव मेलबर्न पुरस्कार समारोह का जो आयोजन है वो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। दोस्तों, IFFM में विश्व स्तर पर भारत की जो सर्वश्रेष्ठ फिल्में होती हैं और जो थिएटर की सामग्री होती है उनको सम्मान दिया जाता है। इन पुरस्कारों की स्थापना 2010 में की गई थी। अब हम बात करते हैं कि किसको कौन सा अवार्ड मिला हुआ है। तो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का जो अवार्ड मिला है वो मिला है टू किल ए टाइगर को। बेस्ट इंडी फिल्म का अवार्ड मिला है आगरा को। यानी ये जो आगरा नामक फिल्म है इसको बेस्ट इंडी फिल्म का अवार्ड मिला है। बेस्ट परफॉर्मेंस इन फिल्म का अवार्ड मिला है दोस्तों मेल में मोहित अग्रवाल को। कौन सी फिल्म के लिए? आगरा फिल्म के लिए। और बेस्ट परफॉर्मेंस इन ए फिल्म का अवार्ड मिला है फीमेल में रानी मुखर्जी को। किस फिल्म के लिए? मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है पृथ्वी कोनानोर को। बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है सीतारामम को। और बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला है ऑस्ट्रेलिया की होम बाय मार्क रसेल वर्नार्ड। और दोस्तों, इसके अलावा इक्वालिटी इन सिनेमा अवार्ड मिला है डार्लिंग्स को। और पीपुल्स चॉइस अवार्ड मिला है पठान को। और राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार ऑफ इंडियन सिनेमा का जो अवार्ड मिला है वो मिला है कार्तिक आर्यन को। डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड मिला है मुरुनल ठाकुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाजन विभीषका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है?
आंसर हो जाएगा 14 अगस्त को। तो हर साल अब 14 अगस्त को विभाजन विभीषका स्मृति दिवस मनाया जाता है। दोस्तों यह दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हमारे देश का विभाजन हुआ था, भारत से पाकिस्तान अलग हुआ था, तो उस समय लोगों को बहुत दर्द हुआ था, बहुत पीड़ा हुई थी इस विभाजन के कारण। तो इस पीड़ा को याद दिलाने के लिए और इस दर्द को याद दिलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो इस दिवस की जो घोषणा है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा 2021 में की गई थी और 2021 में यह कहा गया था कि 14 अगस्त को विभाजन विभीषका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। और दोस्तों याद रखना है कि 15 अगस्त को हम अपना स्वतंत्रता दिवस भी मनाते हैं। हाल ही में मनाए गए कुछ प्रमुख दिवस डिस्कस करते हैं। तो विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को, विश्व स्टील पेन दिवस 11 अगस्त को, विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को, विश्व शेर दिवस 10 अगस्त को और विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को और विश्व नागासाकी दिवस 9 अगस्त को, भारत छोड़ो आंदोलन दिवस 8 अगस्त को। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर की पुण्यतिथि 7 अगस्त को मनाई जाती है। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को, हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को, वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया जाता है 1 अगस्त को, विश्व लंग कैंसर दिवस मनाया जाता है 1 अगस्त को और विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त तक मनाया गया है। विकास सिन्हा का निधन हो गया है। वह कौन थे? तो वह एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। तो प्रसिद्ध परमाणु भौतिक विज्ञानी विकास सिन्हा का 78 साल की आयु में अभी हाल ही में कोलकाता में निधन हुआ है। दोस्तों अगर हम बात करें विकास सिन्हा की तो वह साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स एंड वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर के पूर्व निदेशक रह चुके हैं। उन्होंने पहली बार जिनेवा में यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन के प्रयोगों में भाग लेने के लिए भारतीय दल का नेतृत्व भी किया था। वह 2001 में पद्मश्री और 2010 में पद्म भूषण से सम्मानित किए जा चुके हैं। उन्हें 2002 में भौतिकी में उत्कृष्टता के लिए आर.डी. बिरला पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों विकास सिन्हा जी का नाम जरूर याद रखिएगा। हाल ही में हुए निधन डिस्कस करते हैं जो कि 2023 में हुए हैं। तो जो अभी हाल ही में निधन हुए हैं तो उनको हम कई बार रिवाइज कर चुके हैं, तो हम कुछ पीछे के जो निधन है उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे प्रसिद्ध गायिका वाणी जयराम जी का निधन हुआ है, फिल्म निर्माता के विश्वनाथ का निधन हुआ है, प्रसिद्ध लेखक के.वी. तिरुमलेश का निधन हुआ है, पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण जी का निधन हुआ है, तेलुगु अभिनेता जे जमुना का निधन हुआ है, मशहूर आर्किटेक्चर बालकृष्ण दोषी जी का निधन हुआ है। ये इनका नाम जरूर आप नोट कर लीजिएगा। पूर्व वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा जी का भी निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल डेबिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा पर्यावरण अनुकूल डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया है। और दोस्तों ये जो डेबिट कार्ड है ये पुनः चक्रित पॉलीविनाइल क्लोराइड से बना हुआ है, यानी इसको फिर से रिसाइकिल किया जा सकता है। तो आरपीवीसी से बना है कौन? ये डेबिट कार्ड जो कि एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। दोस्तों 50,000 कार्डों के प्रत्येक बैच में से 350 किलोग्राम कार्बन उत्सर्जन की बचत होने वाली है। तो इस प्रकार से ये पर्यावरण के अनुकूल डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया है अभी हाल ही में एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा। बात कर लेते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक की। तो इसकी स्थापना 2017 में की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और इसके जो सीईओ हैं वो हैं अनुव्रत विश्वास। अगला क्वेश्चन है, पहली नागा परंपरागत भोजन प्रयोगशाला नागालैंड के किस जिले में शुरू हुई है? आंसर हो जाएगा कोहिमा में। तो दोस्तों नागालैंड की पहली नागा परंपरागत भोजन प्रयोगशाला कोहिमा जिले के जफो क्रिश्चियन कॉलेज में शुरू की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति दोस्तों 2020 में आई थी और इसमें यह कहा गया था कि स्टूडेंट को पढ़ाई के साथ साथ कुछ काम भी सीखना चाहिए। तो इसी के लिए ये भोजन प्रयोगशाला बनाई गई है जिससे जो स्टूडेंट है वो कॉलेज में पढ़ें भी, इसके अलावा वो कुछ काम भी सीखें। तो अब छात्र जो हैं डिग्री के साथ साथ कृषि, फूलों की खेती, बागवानी, कला और हस्तशिल्प की शिक्षा भी प्राप्त कर सकेंगे। नागालैंड की बात आई है तो इसका गठन हुआ था 1 दिसंबर 1963 को। कोहिमा इसकी कैपिटल है। ला गणेशन वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री हैं नेफ्यूरियो। विधानसभा की 60 सीटें हैं और राज्यसभा और लोकसभा की 1-1 सीट है। दोस्तों 7 सिस्टर का नाम सुना होगा। पूर्वोत्तर के जो 7 राज्य हैं उन्हें हम 7 सिस्टर बोलते हैं। वो कौन कौन से 7 राज्य हैं एक बार इनको भी रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला नाम आता है असम का, दूसरा है मेघालय का, तीसरा है त्रिपुरा का, चौथा है मिजोरम का, 5वां नाम है मणिपुर का और 6ठा नाम है
नागालैंड का और 7वां नाम है अरुणाचल प्रदेश का। तो ये है दोस्तों 7 सिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा अनवर उल हक काकर। अभी तक कौन थे? शहबाज शरीफ थे। देखिए इस साल पाकिस्तान में इलेक्शन होने वाले हैं, तो अभी तक शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन वहां की जो नेशनल असेंबली है उसका जो कार्यकाल है वो पूरा हो चुका है। तो कार्यकाल पूरा होने के 3 दिन पहले शहबाज शरीफ ने इस्तीफा दे दिया। फिर इसके बाद वहां पर यह परंपरा है कि जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते जब तक प्रधानमंत्री नहीं चुन लिया जाता तब तक एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर जो है वो काम करते हैं प्राइम मिनिस्टर के रूप में। तो अब जो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के रूप में काम करेंगे वो कौन करेंगे? अनवर उल हक काकर। दोस्तों बलूचिस्तान से सांसद हैं अनवर उल हक काकर, तो वह पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुने गए हैं। इससे पहले शहबाज शरीफ ने 9 अगस्त 2023 को नेशनल असेंबली भंग करने की सिफारिश भी की थी। बात कर रहे थे पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी हैं। अगला क्वेश्चन है अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने किसके सहयोग से नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा इसरो। तो दोस्तों अभी हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने इसरो के सहयोग से नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 को लॉन्च किया है। और ये जो चैलेंज लॉन्च किया गया है दोस्तों, ये स्कूली छात्रों के लिए शुरू किया गया है। इसमें उद्देश्य ये रखा गया है कि जो बच्चे हैं उनको नवाचार दिखाना कि किस प्रकार से इनोवेशन हो रहा है। इसके अलावा आधुनिक अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी की समस्याएं को हल करने में सक्षम बनाने का अवसर देना कि किस प्रकार से जो बच्चे हैं वो जो टेक्नोलॉजी की जो समस्या है उनको हल कर सकते हैं, उसमें किस प्रकार से सक्षम बन सकते हैं। तो इसके लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 को शुरू किया गया है। बात करते हैं इसरो की। तो इसरो का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी और यह भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है। मुख्यालय बेंगलुरु में है। अध्यक्ष हैं इसके एस सोमनाथ। तो एस सोमनाथ जी जो हैं वो 10वें अध्यक्ष हैं इसरो के। संस्थापक कौन है? विक्रम साराभाई हैं। चलिए दोस्तों कल के करंट अफेयर्स को हम रिवाइज करेंगे, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। और हाँ, लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा जाए आपसे उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन था कल का, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो राजस्थान में शुरू की गई है। सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल किसने लॉन्च किया है? सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया है। इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 कहां शुरू किया गया है? बेंगलुरु में। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 रैंकिंग में किस जिले ने प्रथम स्थान हासिल किया है? श्रीनगर ने। केंद्र सरकार ने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस बीमारी को किस वर्ष तक भारत से समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? 2027 तक। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। किस देश ने लूना 25 मिशन लॉन्च किया है? तो रसिया के द्वारा लूना 25 मिशन लॉन्च किया गया है। मायरा ग्रोवर को किस देश की संसद के द्वारा सशक्त महिला आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यूके के द्वारा। दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बनी है? जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है। फल और सब्जियों के कारोबार से जुड़ी प्लग कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? करीना कपूर बनी है। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे प्रमुख खनिज उत्पादन भारत और विश्व में। तो कोयले के उत्पादन में विश्व में पहला स्थान चाइना का और भारत में छत्तीसगढ़ का है। हीरा के उत्पादन में पहला स्थान रूस का और मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। तांबे के उत्पादन में चिली का पहला स्थान है पूरी दुनिया में और भारत में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। लोहा के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया का पहला स्थान है और भारत में ओडिशा का पहला स्थान है। चांदी के उत्पादन में मैक्सिको का पहला स्थान है और भारत में राजस्थान का पहला स्थान है। कच्चे तेल के प्रोडक्शन में अमेरिका का पहला स्थान है और राजस्थान का भारत में पहला स्थान है। प्राकृतिक गैस के मामले में रूस पहले स्थान पर है दुनिया में और भारत में असम पहले स्थान पर है। बॉक्साइट के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है दुनिया में और भारत में ओडिशा पहले स्थान पर है। गोल्ड के मामले में चाइना पहले स्थान पर है और कर्नाटक जो है भारत में पहले स्थान पर है। तो कल के करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था रसिया। क्वेश्चन ये था कि लूना 25 मिशन को किसने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा रसिया। आज का जो क्वेश्चन है, हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।